सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, अब कभी कभी हमारे ब्लड में कोगुलेशन नहीं हो रही है, तो हमें चाहिए कि वो कोगुलेट करे, ठीक है, क्लॉट बने ताकि ब्लड लॉस ना हो। और कभी कभी क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स के बीच में, ठीक है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम एंटी कोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। सो कोगुलेंट्स और एंटी कोगुलेंट्स पढ़ने से पहले यहाँ पता होना चाहिए कोगुलेशन प्रोसेस क्या है, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो कोगुलेशन में आएंगे हमारे, कोगुलेशन में क्लोटिंग फैक्टर्स। वी हैव 12 क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, उनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कोगुलेशन होती है। सो ये हमारे पास 13 कोगुलेशन फैक्टर्स जिसकी वजह से कोगुलेशन होती है। ठीक है, तो इसके नाम लिख कर एक बार लिखने से याद होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले कोगुलेशन। जो कोगुलेशन फैक्टर 1 है वह फिब्रिनोजेन। सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड है टिश्यू टिश्यू फैक्टर, जिससे हमें अगर टिश्यू में इंजरी होती है तो ये काम करता है सबसे पहले। वो मैं याद करवा दूंगा कि मैकेनिज्म में कैसे याद रखना है, अभी बस इसके नाम पता होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ कैल्शियम आइन। ठीक है, कैल्शियम आइन कौन सा वाला, आयोनाइज्ड। देन प्रो एसिलरीन, जो एक्सेलरेट करेगा, मतलब बढ़ाएगा कोगुलेशन को। देन सिक्स्थ वाला अनअसाइंड है, ठीक है, इसको कुछ नाम नहीं है। सेवन्थ वाला प्रो कन्वर्टिंग। ठीक है, ये याद रखना, फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आ रहा है, ये सबसे लास्ट में है, सेकंड और फर्स्ट फैक्टर। देन कहाँ तक पहुँचे हम, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ। एट्थ वन इज़ अ एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। नेक्स्ट है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस के बाद है स्ट्रॉट फैक्टर। ठीक है, 11th वाला है हैगमैन फैक्टर, 12th वाला है, 11th वाला है PTA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बाद में बताता हूँ। ये है हैगमैन फैक्टर। और ये सबसे लास्ट, और सबसे लास्ट में काम आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जब फिब्रिन क्लॉट बन जाता है तो ये फिब्रिन को स्टेबल करता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये सब फैक्टर हैं, किस में आएगा काम, मैकेनिज्म में। क्या बोला इसने, फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन टिश्यू फैक्टर, तीन हो गए। कैल्शियम आइन, फिर प्रो एसिलरन, अनसाइंड, प्रो कन्वर्टिंग। ठीक है, इसको याद रखना, अनसाइंड कौन सा वाला है, सिक्स्थ वाला। देन एंटीमोफेलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्ट्रॉट फैक्टर। ये जो स्ट्रॉट फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, हैगमैन फैक्टर, ये सब क्या है, इनके साइंटिस्ट के नाम पे हैं। अब क्रिसमस फैक्टर को हम जो है वो PTC भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको PTA बोलते हैं। PT का मतलब क्या, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, PTA। और PTC हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ठीक है, और स्ट्रॉट फैक्टर को भी हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, तो पता ही होना चाहिए, एंजाइम। ठीक है, और हमारे कुछ आते हैं PL, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, वो भी काम आता है। कैल्शियम देख लिया, विटामिन के जो कोफैक्टर की तरह काम करता है। हमने कोगुलेंट एंटी कोगुलेंट में विटामिन के बारे में ही पढ़ना है। देन क्या बोला मैंने, कैल्शियम आयन। ठीक है, PL का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स के बारे में, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कोलॉजी का पार्ट भी है, इसलिए ये पता होना चाहिए। मैकेनिज्म पता होगा तभी हम आगे इन फैक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं कि विटामिन के जो है वो कोफैक्टर काम कर रहा है, लेकिन किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म में वही आएगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले या तो जो इंजरी है वो टिश्यू में होगी, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम में होगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम में होगी तो हम उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। और अगर वो बाहर होगी टिश्यू में तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्लड ट्रोमा,
ठीक है, ब्लड ट्रॉमा जो कहाँ पे हो रहा है, हमारा एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे सेम ब्लड की जगह होगा टिश्यू ट्रॉमा। अब टिश्यू ट्रॉमा हुआ तो क्या, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, तो टिश्यू फैक्टर यहाँ पे हमारा रिलीज हुआ। ठीक है, नंबरिंग बाद में दे देंगे इसको। देन ब्लड ट्रॉमा होने की वजह से क्या होता है, हमारा प्री कैलिकिरीन रिलीज होगा। प्री कैलिकिरीन जो क्या है, हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजन है। अब इतना याद ना, ये रिलीज होगा। ये रिलीज होने के बाद अब हमारा जो फैक्टर याद रखना है कैसे, 12 एक्टिवेट होगा। 12 के बाद ये जो है, 12 के बाद एक्टिवेट होता है हमारा 11। ठीक है, 11 के बाद एक्टिवेट होता है 9। ठीक है, ये एक्टिवेट हो रहे हैं। जो एक्टिवेट करेंगे 10 को, 12 से 10, तो 10 वाला एक्टिवेट हो गया। देन सेम यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करेगा 7th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। 7th इज अ प्रो कन्वर्टिन, हाँ कन्वर्टिन को एक्टिवेट करता है, प्रो कन्वर्टिन को। तो ये जो है वो हमारा 7th को एक्टिवेट करेगा। 7th को, इसका नाम है प्रो कन्वर्टिन। और टिश्यू फैक्टर का क्या कौन सा नंबर है, 3rd। ठीक है, यहाँ से याद रखना 12 में लिख देता हूँ मैं, 12 के बाद होगा 11, 9, देन 10। ठीक है, उसके बाद अब ये 10 फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे भी 10 ही एक्टिवेट होगा। कौन एक्टिवेट करेगा, ये क्या हुआ, 7 फैक्टर एक्टिवेट हो गया। अब ये 7 फैक्टर एक्टिवेट करेगा 10 को, तो मतलब जो इसका वाला था वो भी एक्टिवेट हो गया। अब ये दोनों जाएंगे कॉमन पाथ पे, क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं, तो ये कॉमन पाथवे में जाएंगे। यहाँ से कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, कैल्शियम आयन और पीएल जो हमने पढ़ा था, प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एंड फैक्टर नंबर 8। ठीक है, एक्टिवेटेड। जो क्या करेंगे आगे, कॉमन पाथवे में जाएंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करेंगे, और प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 से 7, 7 से 10, नंबर याद कर लेंगे तो हो जाएगा। 3 से 7, 7 से 10, 12, 11, 9, 10। 10 के बाद क्या आएगा, सीधा प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, लेकिन कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हुआ ये याद रखना, 8th वाला। 8th वाले का नाम था हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉमन पाथवे में चला गया, तो अब यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में। जो हमारा सबसे पहले वाले 2 फैक्टर थे ना, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, तो ये सेकंड वाला फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है, सेकंड वाला। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फिब्रिनोजन कौन सा फैक्टर था, फैक्टर नंबर 1। अब ये फिब्रिन जो है ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइज होने के लिए फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आएगा। ठीक है, तो फैक्टर नंबर 13 इस पर काम करेगा, वो स्टेबल क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, फिब्रिन क्या है, फाइबर को स्टेबल करने के लिए 13 नंबर वाला फैक्टर आएगा। तो कैसे याद रखना, ये नंबर यहाँ से याद रख लेना, इस तरीके से याद रखना। ये है हमारे इंट्रिंसिक पाथवे जब हमारी एंडोथेलियम में इंजरी होती है इनसाइड द ब्लड वेसल। जब टिश्यू में होते हैं तो इस तरीके से, टिश्यू में 2 ही फैक्टर आते हैं, टिश्यू फैक्टर 3rd नंबर पर जो है, फैक्टर नंबर याद होंगे तो याद हो जाएगा। एंड देन प्रोकन्वर्टिन जो हमारा 7 नंबर का फैक्टर है। ठीक है, देन 10th से ये 8th फैक्टर आता है बीच में। 8th के बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, फिब्रिनोजन फिब्रिन में, और फिब्रिन को फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर स्टेबल क्लॉट में कन्वर्ट कर देगा, और हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे विटामिन के एज अ को फैक्टर काम कर रही थी क्या करने में, ये जो हमारा ये है फैक्टर्स हैं, 10 फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 12, इन सबको सिंथेसाइज करने में।
ठीक है, तो विटामिन के यहाँ पे एसेंशियल है। अब जो हमारे कोगुलेंट आते हैं, कोगुलेंट वो करते हैं इस विटामिन के को, मतलब ये विटामिन के ही है, तो हम कोगुलेंट में क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं ताकि वो कोफैक्टर बने और ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से हो। और एंटी कोगुलेंट इसी को एंटागोनाइज करते हैं, विटामिन के को बनने ही नहीं देते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं मैकेनिज्म एक्शन में। अभी बस ये याद रखना, ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पे, कोगुलेंट्स और एंटी कोगुलेंट्स। इसमें एक सिंथेसिस भी है, वारफरिन। तो कोगुलेंट्स में हमारे दो स्ट्रक्चर हैं, विटामिन के ही हैं, विटामिन के3 स्पेशली। तो मिनाडोइन एंड एसिटामिनाडोइन। तो पहला स्ट्रक्चर है मिनाडायोन, सेकेंड वन इज एसिटामिनाडायोन। ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, दोनों का सेम ही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बेंजीन रिंग, इसके साथ एक और है बट वो साइक्लोहेक्सेन का हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से दो बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसको दो डबल बॉन्ड ओ दे देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करेंगे, दो डबल बॉन्ड ओ दे देंगे। एंड अब इसकी जो रेजोनेंस है चली गई ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड आएगा और एक कार्बन को CH3 ग्रुप दे देते हैं, जो होगा मिनाडोइन। अब एसिटामिनाडोइन मतलब यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो सेम बेंजीन रिंग के साथ एक और रिंग, और जो जो ए ओ थे वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये CH3। लेकिन अब यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम दो डबल बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस आ गई, तो ये सीटामिनाडोइन एंड मिनाडोइन। ठीक है, ये दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका है क्या, ये दोनों फैट सोलुबल विटामिन है, क्योंकि विटामिन जो के है वो क्या होती है, फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल कौन कौन सी विटामिन होती है, KE D A। ठीक है, AD जैसे भी याद करते हैं, कीड़ा से याद करता है, कीड़ा KEDA। ठीक है, ये फैट सोलुबल विटामिन होती है। अब ये क्या करती है, विटामिन के जो है एज अ कोफैक्टर काम करती है, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स। तो ये कोफैक्टर की तरह काम करेगी। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स बोल सकते हैं या कोगुलेशन फैक्टर्स। कौन कौन से कोगुलेशन फैक्टर जो ज़रूरी है, सबसे पहला तो प्रोथ्रोम्बिन, उसी पे काम करती है ये, प्रोथ्रोम्बिन नंबर 2 वाला। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। देन फैक्टर नंबर 7 जो हमने देखा था सबसे पहले, वहाँ पे रिलीज़ होता है ड्यूरिंग टिश्यू ट्रॉमा में। देन 9th, 10th। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये उनकी सिंथेसिस में को फैक्टर की तरह काम करता है। अगर वो नहीं होगा तो को फैक्टर से काम नहीं होता। और दूसरा ये गामा कार्बोक्सिलेशन करता है क्लोटिंग फैक्टर्स की। गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। इसमें और भी ड्रग्स हैं, जैसे अदर्स की हम बात करेंगे तो फिब्रिनोजन भी आता है। ठीक है, अदर्स में लिख देते हैं मिसलेनियस में फिब्रिनोजन। बस इसमें यही है, जो हमारे कोवलेंट्स हैं वो दो ही हैं, एमिनाडोन और एसिटामिनाडोन, विटामिन के3 के डेरिवेटिव्स हैं। फैट सोलुबल विटामिन है जो कोफैक्टर की तरह काम करती है इन द सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स, और गामा कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करती है ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स। अब ये जो गामा कार्बोक्सिलेशन है ये है क्या, ठीक है, गामा कार्बोक्सिलेशन जो है वो है क्या, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, कोवलेंट से देख रहे हैं। तो विटामिन के जो है वो ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, और बनाती है विटामिन 2,3 इपोक्साइड। ठीक है, स्ट्रक्चर देखा हमने 2,3 इपोक्साइड बनेगा। फिर वहीं पे काम करता है हमारा विटामिन 2,3 इपोक्साइड रिडक्टेज इंजाइम। क्या है ये, इंजाइम है, और ये इसको विटामिन के में वापस कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसको इनहिबिट करते हैं, विटामिन के 2,3 इपोक्साइड एंजाइम को इनहिबिट करेंगे।
तो जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स अगर वो उसको इनहिबिट करेंगे तो विटामिन के वापस बन नहीं पाएगी, विटामिन के वापस बन नहीं पाएगी तो ये कोफैक्टर की तरह कैसे काम करेगा। ठीक है, और हमने देखा था, हमने बोला था यहाँ पे ये गामा कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करते हैं क्लोटिंग फैक्टर की। तो क्लोटिंग फैक्टर पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, तो उसकी कार्बोक्सिलेशन उसको सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट करता है। तो किस कौन से ग्रुप को, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो एसिड। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये कहाँ पर होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स में होता है। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर में प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड। तो ये करता है उसी ग्लूटामिक एसिड की गामा कार्बोक्सिलेशन करता है। जब गामा कार्बोक्सिलेशन करता है तो वो फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो गामा कार्बोक्सिलेशन है ये एक स्टेप है एक्टिवेशन का। ठीक है, तो हमने देखा था विटामिन 3 जो है वो क्या, विटामिन के 3 जो है वो, के 3 बोलो या 3 के बोलो, ये किसी तरह काम कर रहा है एज अ कोफैक्टर। बस इतना लिखने के मैकेनिज्म एक्शन में बहुत है। और कहाँ पर यूज़ करेंगे इसका यूज़, थेरापेटिक यूज़ क्या है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ये थ्रोम्बिन की, प्रोथ्रोम्बिन की जो हमारी सिंथेसिस है, जो हमने देखा था फैक्टर नंबर 2, ठीक है, उसको ये सिंथेसाइज करता है। तो अगर वो कम होगा तो विटामिन के 3 हम देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो जब हमारा प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिनिया, ठीक है, तो जब प्रोथ्रोम्बिन कम होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंथेसाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। बाकी और क्लॉटिंग फैक्टर और विटामिन के 3 पता ही है, कैल्सिफिकेशन करवाता है, ठीक है, विद कैल्शियम आयंस, ठीक है, बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन वो सब। तो ये हो गया कोगुलेंट्स के बारे में, ठीक है। और जो ये कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है फॉर कोगुलेशन फैक्टर्स, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनकी सिंथेसिस कर कौन रहा है, लीवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन कौन कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, विटामिन के 3, ठीक है, वो सब। वो स्टेप क्या है, गामा कार्बोक्सिलेशन। अगर गामा कार्बोक्सिलेशन याद नहीं रहता है तो भी ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना कि इसके यूजेस ये हैं, इसके मैकेनिज्म एक्शन क्या है। और ये याद रखना कि जो एंटीकोगुलेंट्स है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो रिडक्टेज एंजाइम पे काम करते हैं, ठीक है। 2 ही ड्रग हैं हमारे सिलेबस में कोगुलेंट्स में, अब 3 ड्रग हैं एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। तो अब एंटीकोगुलेंट्स देखते हैं। तो एंटीकोगुलेंट्स में हमने देखा था कोगुलेंट्स में कि विटामिन के जो है वो ऑक्सीडाइज होकर विटामिन के विटामिन के 2 3 इपोक्साइड बनाता है। फिर देन वही रिडक्टेज एंजाइम काम करके विटामिन के वापस रीजनरेट करेगा। लेकिन एंटीकोगुलेंट क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे, उसको वापस रीजनरेट नहीं होने देंगे, ताकि विटामिन के ना बने। तो विटामिन के नहीं बनेगी तो कोफैक्टर की तरह काम नहीं करेगी, कोफैक्टर की तरह काम नहीं करेगी तो हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में 3 ही ड्रग्स हैं, लेकिन हमने एंटीकोगुलेंट्स में नाम तो सुना ही होगा हिपैरिन का, ठीक है। तो हिपैरिन जो है वो हम ओरली भी देते हैं और इंट्रावेन इंजेक्शन के थ्रू भी देते हैं, ओरल प्लस इंजेक्टेबल, सॉरी, जो हम वाइट्रो में देते हैं, और ये इन वाइवो, वाइवो मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर दे सकते हैं वाइट्रो में हिपैरिन को, लाइक जब हम डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हम ब्लड फिल्टर करवाते हैं, ठीक है, यूरिया वगैरह वो फिल्ट्रेट लेते हैं डायलिसिस के दौरान, तो हिपैरिन डालते हैं, वो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। तो ब्लड नहीं कोगुलेट नहीं करता है, क्लॉट नहीं बनाता, ठीक है। तो ये हम वाइट्रो में ये यूज़ करते हैं। और कौन कौन से हम वाइट्रो में यूज़ करते हैं, सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। सोडियम ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर कैसा है, 2 ही कार्बन होते हैं, COONA। और सोडियम सिट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, COONA, देन यहाँ पे भी COO,
और बीच वाले कार्बन पे OH ग्रुप। ठीक है, ये होगा हमारा सोडियम सिट्रेट का स्ट्रक्चर और ये होगा सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो ये हम वाइट्रो में यूज़ करते हैं, वही डायलिसिस वगैरह में, जब हमें बाहर ब्लड क्लॉट नहीं करवाना होता है, या फिर ब्लड बैंक्स में हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, ताकि ब्लड क्लॉट ना करे जब हमने ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो ब्लड क्लॉट नहीं करना चाहिए ताकि वो आगे हम दूसरे बंदे को चढ़ा सकें। ठीक है, ये होगा हमारा वाइट्रो का। वाइवो में बात करेंगे तो हिपैरिन को हम इंजेक्टेबल की फॉर्म में भी देते हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में अगर हमें कोगुलेशन नहीं करवानी है। अब हमारे 3 ड्रग जो मेन है, पहला है वारफेरिन, जिसकी हमें सिंथेसिस भी देखनी है। दूसरा है एनइसिनडोन, ये कोमोरन COUMA कोमोरन डेरिवेटिव है। और एनएसिनडोन जो है वो हमारा इंडोन डायोन डेरिवेटिव है, इंडायोन। और थर्ड वन है हमारा जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, वो है क्लोपिडोग्रिल। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट करता है, तो हम उसको बोल सकते हैं प्लेटलेट इनहिबिटर्स। 3 ही ड्रग है। तीनों का नाम क्या है? सबसे पहला है वारफारिन। वारफारिन की हमें सिंथेसिस भी देखनी है, तो ये कोमोरिन डेरिवेटिव है। इसका रिंग का स्ट्रक्चर जो है कोमोरिन का, वो हम देखेंगे आगे। एंड एसिनडोन, इंडेन डायोन और क्लोपिडोग्रिल, तीनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वारफारिन। वारफारिन का स्ट्रक्चर कैसा है? कोमोरिन डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग के साथ अगेन इलेक्ट्रॉन रिंग ओ, यहाँ पे ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग है। कौन सी वाली है ये? वो थी हमारी डेल्टा। हाँ, ये भी डेल्टा इलेक्ट्रॉन रिंग है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, O के साइड पे डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ पे OH होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये बन गया हमारा। इस पूरे को हम बोलते हैं कोमोरिन रिंग। ठीक है, अब ये इस कार्बन से जुड़ी होगी, जिस कार्बन ब्यूटेन के साथ 1 2 3 4। ठीक है, और जो उसके सेकंड पोजीशन पे होगी बेंजीन। ठीक है, और इस तरफ से सेकंड पोजीशन पे होगी कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये हमारा वारफेरिन का स्ट्रक्चर। रही बात मैकेनिज्म एक्शन की, तो मैकेनिज्म एक्शन क्या है वही हमने देख लिया पहले ही। सबसे पहला पॉइंट, ये इनहिबिट करता है विटामिन के रिडक्टेस एंजाइम को। तो विटामिन के जो है वो मैंने इसलिए पहले बता दिया कि विटामिन के रिडक्टेस एंजाइम है क्या, तो उसको इनहिबिट करेगा, जिससे विटामिन के नहीं बनेगी। दूसरा, ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, जिसमें विटामिन के ही नहीं बना, तो जो विटामिन के से हमारे कोगुलेशन फैक्टर्स बन रहे थे, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर्स, जो हमने देखा था कि विटामिन के में ड्यूरिंग क्लॉटिंग चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन डे के जो है वो एज ए को फैक्टर काम करता है। कौन कौन से थे? एक तो प्रोथ्रोम्बिन था, सेकंड वाला, देन 7th, देन 9th एंड 10th। तो इसका नंबरिंग याद कर लेना, इनके लिए को फैक्टर की तरह वो काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, तो अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं है तो थ्रोम्बिन कम है, थ्रोम्बिन कम है तो फाइब्रिन कम है, फाइब्रिन कम है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, नो क्लॉट। ठीक है, ये होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजेस क्या है? वही एंटीकोगुलेंट की तरह यूज़ करेंगे जब हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तब। नेक्स्ट ड्रग है एन इसेंडायोन। एनिसिनडायोन है, थोड़ा याद रखने के लिए इस तरीके से याद करना पड़ता है। सो एनिसिनडायोन। अब यहाँ पे क्या है? सेम एक बेंजीन रिंग होगी, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे 5 मेंबर रिंग होगी, जो 5 मेंबर रिंग दोनों ऊपर, जैसे विटामिन के का स्ट्रक्चर में देखा था, वहाँ पे दोनों बेंजीन थी। यहाँ पे एक बेंजीन है और दूसरी 5 मेंबर रिंग है, जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, जो कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से अगेन। ठीक है, इस 5th पोजीशन पे कनेक्टेड है। देन अगेन ये O से CH3।
ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया हमारा, एनिसोल। ठीक है, सिर्फ CH होता तो टोलुइन हो जाता, ये एनिसोल ग्रुप है। ये हमारा इंडन डायोन, ठीक है, इंडन डायोन, ये इंडन डायोन ग्रुप है। जैसे हमने देखा था वो कोमोरिन डेरिवेटिव था, ये इंडन डायोन डेरिवेटिव है। अब इसका मैकेनिकल रिएक्शन क्या है, सेम क्या, ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट करता है, और विटामिन के जो हमारा इनहिबिट करेगा, हमने देखा था वो जो है वो कार्बोक्सिलेशन करवाता है, ठीक है, गामा कार्बोक्सिलेशन करवाता है। तो उसने पॉइंट बढ़ा के लिख दिया। सबसे पहला तो ये विटामिन के जो है फॉर्मेशन ऑफ जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव कोआगुलेशन फैक्टर्स वो नहीं होने देगा। कौन कौन से कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं, वही सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, सेवन्थ जो ज़रूरी है, 9th एंड 10th, तो उनकी फॉर्मेशन नहीं होने देता। कैसे नहीं होने देता, क्योंकि ये इनहिबिट करता है गामा विटामिन के मेडिएटेड, क्योंकि विटामिन के करवाता है ना वो, तो विटामिन के मेडिएटेड गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ किसकी होती है, कोगुलेशन फैक्टर्स की होती है, पर कहाँ पे होती है, ग्लूटामिक एसिड पे, ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स। तो ये हो गया इसका मैकेनिकल रिएक्शन। इसने क्या किया, इसने भी फैक्टर्स को फॉर्मेशन नहीं होने दिया, क्योंकि इसने गामा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट किया। ठीक है, लास्ट ड्रग है हमारा क्लोपिडोग्रेल। मैंने पहले बोला ये प्लेटलेट को इनहिबिट करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल, एक हमारी पैरामिडीन रिंग है, पैरिडीन रिंग, ठीक है, पैरिडीन रिंग जुड़ी है थायो 5 मेंबर रिंग, ठीक है, ये है थाया, तो हो जाएगी थाया थायोल रिंग, ठीक है, इसका जुड़ी है। ये जो सल्फ़र है यही जो है वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन के एडजेसेंट वाला कार्बन है, देयर इज़ नो डबल बॉन्ड है, थायोल वाली रिंग में है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये नाइट्रोजन जुड़ा है 2 कार्बन के साथ, फिर अगेन ऑक्सीजन, देन अब यहाँ पे इसका ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ये एक पोजीशन, ये दूसरी, और दूसरी पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, क्लोपिडोग्रेल का। क्लोपिडो में भी Cl आ रहा है, तो Cl मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पे हमने जोड़ दिया, देन CH3, इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। सो इसका मैकेनिकल रिएक्शन क्या है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट प्लेटलेट इनहिबिशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि प्लेटलेट इकट्ठे कब होते हैं, क्लोट फॉर्मेशन के दौरान। तो अगर प्लेटलेट इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा प्लेटलेट के सरफेस पे अडीनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टार होता है, ठीक है, ADP रिसेप्टार, तो ये वहाँ पे जा, मतलब ये जो रिसेप्टार होता है ये प्लेटलेट के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट करते हैं। तो अब इसका जो एक्टिव थायोल मेटाबोलाइट है, ये सल्फर वाला, ये वाला एक्टिव थायोल मेटाबोलाइट, ये इस सरफेस पे जाएगा, इसको ब्लॉक कर देगा, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, जब क्लॉट बनता है तो प्लेटलेट उसको कवर करती है, ठीक है, इकट्ठी होती है। जैसे मतलब साइड पे हमारा एंडोथेलियल में हुआ, तो यहाँ पे प्लेटलेट, तो यहाँ पे क्लॉट बनाती है, फाइब्रिन जो होते हैं उसको स्टैक करते हैं, RBC प्लेटलेट सब मिलकर एक क्लॉट बन जाता है। तो अगर प्लेटलेट इकट्ठा नहीं होगा तो वो क्लॉट बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, तो चांसेस कम रहते हैं कोगुलेशन के, ठीक है। हमें क्या करना है, एंटी कोगुलेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ताकि प्लेटलेट्स अलग हो जाएं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन ना हो, ताकि
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वो सब हमें देखने को ना मिले। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है एंटीकोगुलेंट्स का? तो हमारे पास दो हैं, एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दूसरा हार्ट अटैक। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ हैं? एक तो हो गया हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ CAD, दूसरा हो गया हार्ट फेलियर, ये हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर तो वो होगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। और ये कौन सा? वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें क्या होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ब्लड जो ऑक्सीजन है वो एक्टिवली पहुंच नहीं पाता है हार्ट के पास, तो हार्ट मसल डेड हो जाती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड हार्ट फेलियर, ये इसके यूजेस हो गए। सो लास्ट पार्ट है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ वारफरिन। सिंथेसिस ऑफ वारफरिन जो क्या है अगेन एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, तो वारफरिन का स्ट्रक्चर हमें पता है, पहला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो हमें बनाना है और जहाँ से हमें बनाना है। ठीक है, वो दो स्ट्रक्चर पता होंगे तो हमारी सिंथेसिस ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा था वारफरिन में कोमेरिन रिंग होती है। तो कोमेरिन रिंग कैसी है? बेंजीन रिंग जो जुड़ी हुई है इलेक्ट्रॉन रिंग से। ठीक है, देन इसके इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर OH ग्रुप, और ये वाला कार्बन जो बीच वाला बच गया ये कनेक्टेड होता है 4 कार्बन के साथ, 1 2 3 4, और जो उसका सेकेंड वाला कार्बन होता है वही बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इस रिंग को, ठीक है ये पूरा कोमोरिन रिंग है, या तो इस रिंग को सीधा इसके साथ जोड़ दें या फिर इसको पहले बनाएं फिर जोड़ें। तो लास्ट स्टेप तो यही होगा, ये जो है इस तरीके से। एंड हाँ, इसके लास्ट पोजीशन पे हमने देखा था, फर्स्ट पोजीशन पे ये था, सेकंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O था। तो मैं करूँगा या तो ये लूँगा, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसे बनाया मैंने, ये कोमोरिन ड्रग है, OH। ठीक है, एक स्टेप में ये बनानी है, तो पहले तो ये बना हुआ है, ये ग्रुप मुझे चिपकाना है सिंपल, तो यही ग्रुप मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है ना, कौन सा ग्रुप है, प्लस कर देंगे ये बेंजीन, और यहाँ पे CH2 जोड़ देंगे, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH। तो अब क्या होता है, ये वाला कार्बन जो है ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, CH-, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा एंड ये वाला कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपल इस तरीके से जुड़ जाता है। अब कोमोरिन कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम जो है वो डालेंगे। ठीक है, इतना इजी था, क्या किया बस इसको तोड़ दिया यहाँ से और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया ताकि इससे जुड़ जाए। अब ये कैसे रिंग बनाएंगे, तो उसको यहाँ से डबल बॉन्ड से तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब याद करने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये इस तरीके से। ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे O है। ठीक है, तो सेम मैंने बना लिया, यहाँ पे है O, देन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, देन अगेन नीचे CH3, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ से अलग किया है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं ईस्टर ग्रुप जोड़ दूंगा। ठीक है, ईस्टर ईस्टर ईथर ग्रुप, तो ये ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये ईथर है, ये ईस्टर है पूरा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ग्रुप अलग हो जाएगा जब इसको मैं इसके साथ करूँगा। कैसे करूँगा, जब मैं इसमें हाई टेम्परेचर पे मिथेनॉल के साथ हीट करूँगा, तो मैं इसमें डालूँगा सोडियम के साथ, सोडियम के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पे C2H5OH, तो हमें ये मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। फिर इस डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करने के लिए मैं डालूँगा
OH में कन्वर्ट करना है तो ये सॉल्ट मिलेगा हमें, क्योंकि हमने सोडियम लिया है। तो उसमें डालेंगे HCl, तो NaCl अलग हो जाएगा और यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की जगह पे ONA आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। कब अलग होगा? जब इसको मैं हाई टेम्परेचर पे मिथेनॉल के साथ हीट करूँगा तो। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ईजी सिंथेसिस। सिंपल क्या किया, पहले ये स्ट्रक्चर बना लेना, फिर उस स्ट्रक्चर को तोड़ देना यहाँ से, डबल बॉन्ड, इन दोनों को जोड़ देना कॉमन डेरिवेटिव को, फिर कॉमन डेरिवेटिव को तोड़ देना, क्योंकि अगर ऐसे पीछे जाएंगे तो थोड़ा इजी से याद हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इसको हमने ईथर ग्रुप जोड़ दिया, मतलब ये पूरा क्या हो गया, एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप से ये निकल जाता है OCH3 एंड ये इसके साथ जुड़ जाता है डबल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन के साथ ही जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन यहाँ पे आएगा और इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कोवलेंट्स और एंटी कोवलेंट्स कंप्लीट हुआ सिंथेसिस के साथ। हमने मैकेनिज्म एक्शन भी देखा, क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी देखा, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म एक्शन, देन सिंथेसिस लास्ट में ख़त्म। ओके, थैंक यू।